सीक्रेट इन्वेजन डिज्नी प्लस सीरीज के फिनाले ने लिटरली एमसीयू में मोस्ट पावरफुल बीइंग्स की लिस्ट को पूरी तरीके से बेइज्जत करके रख दिया, जब गाय और ग्रवीक हर उस बीइंग की पावर्स एक साथ यूज करते हुए लड़े जो बैटल ऑफ अर्थ पर प्रेजेंट थे। लेकिन इसी के साथ लेफ्टिनेंट कोलोनल जेम्स रूपर्ट रोड्स के काफी लंबे समय से एक स्क्रल होने की बात पर भी एपिसोड 6 ने थोड़ी रोशनी डाली और स्क्रल इन्वेजन को यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से ऑफिशियली एड्रेस किए जाने के बाद एमसीयू हमेशा के लिए बदल गया और इन सारे इवेंट्स के बाद निक फ्यूरी निकल गए अपनी बीवी के साथ वापस से स्वॉर्ड हेडक्वार्टर्स पर चिल मारने। सबसे पहले बात की जाए पूरे सीक्रेट इन्वेजन सीरीज की, तो ये लूजली बेस्ड थी मार्वल कॉमिक्स की लेजेंडरी सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी लाइन पर, जहां लाइव एक्शन सीरीज कॉमिक्स के आसपास आने में भी बुरी तरह से फेल हुई। सीक्रेट इन्वेजन डिज्नी प्लस सीरीज का मेन कॉन्सेप्ट था कैप्टन मार्वल मूवी में हुए इवेंट्स के बाद स्क्रल्स और निक फ्यूरी के बीच अलायंस को दिखाना और उस अलायंस से कमजोर पड़ने पर स्क्रल्स के ह्यूमंस और अर्थ के खिलाफ एक्शंस को दिखाना, जहां स्क्रल्स ने उनके पुराने लीडर टेलोस का साथ छोड़ दिया है और अब एक नया लीडर ग्रवीक स्क्रल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल विलन साबित हुआ सीरीज के शुरुआत के एपिसोड्स में। ग्रवीक का मेन प्लान था अर्थ पर 2 सुपर पावर्स यूएस और रशिया को भिड़वाना, जिससे कि ह्यूमंस अपनी खुद की लड़ाइयों में उलझ सके, जिसका फायदा पहुंचे स्क्रल्स को। ग्रवीक के इसी मकसद को पूरा होने से रोकने निक फ्यूरी आते हैं अर्थ पर, लेकिन आगे चल के हमें पता लगता है कि ग्रवीक का प्लान अर्थ पर वर्ल्ड वॉर जैसा माहौल तैयार करना ही नहीं बल्कि स्क्रल्स को और ज्यादा पावरफुल बनाना भी है, ताकि जब अर्थ के डिफेंडर्स स्क्रल्स से लड़ने आए तब उनका सामना हो सुपर स्क्रल्स से। सुपर स्क्रल्स मार्वल कॉमिक्स का वो कॉन्सेप्ट है जहाँ एक नॉर्मल शेप शिफ्टिंग स्क्रल्स कई सारे अलग अलग सुपर हीरोज की सुपर पावर्स भी होल्ड करता है, जैसे कि कॉमिक्स से ही क्लर्ट नाम का स्क्रल जिसके पास फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम की पावर्स एक साथ थी, यानी कि वो इनविजिबल वुमन, ह्यूमन टॉर्च, थिंग और मिस्टर फैंटास्टिक की पावर्स एक साथ यूज कर सकता था। एमसीयू में भी इसी कॉन्सेप्ट को लाया गया, लेकिन थोड़े बड़े लेवल पर, जब एपिसोड 5 में द हार्वेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब जिन्हें नहीं पता, द हार्वेस्ट उन सभी बीइंग्स के ब्लड से मिले डीएनए के सैंपल का कंबाइंड फॉर्म है जो कि एंड गेम में बैटल ऑफ अर्थ पर लड़े। इसके बारे में डिटेल में मैंने बात की अपनी इस वाली वीडियो में, तो हार्वेस्ट के बारे में डिटेल में जानने के लिए उसे भी देखना। अब एपिसोड 6 में हमें हार्वेस्ट के ट्रू पोटेंशियल को दिखाया गया, जहां गाय और ग्रवीक दोनों को हार्वेस्ट की हेल्प से ऐसी पावर्स मिली जो कि एमसीयू में अब तक किसी के पास नहीं थी। एमसीयू में जितने भी छोटे बड़े सुपर हीरोज और सुपर विलेंस अपन को दिखे जिनके पास सुपर पावर्स थी, स्टार्टिंग फ्रॉम घोस्ट, कैप्टन अमेरिका, कॉर्वस ग्लेव, मैड टाइटन थैनोस, आउटराइडर्स, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कैप्टन मार्वल, अबोमिनेशन, मेंटिस, स्कल ऑब्सिडियन, ड्रैक्स, कॉर्ग, एबेनिमॉर्फ, फ्रॉस्ट बीस्ट, हल्क, चित्तौरी, वल्केरी, थॉर ओडिनसन, गमोरा, फ्लोरा कोलोसस यानी कि ग्रूट और विंटर सोल्जर, इन सभी बीइंग्स, बल्कि इन सभी और काफी ज्यादा बीइंग्स की पावर्स आई गाया और ग्रवीक के अंदर। सुनने में तो ये काफी क्रेजी चीज लगती है और इसके बारे में गहराई से ना सोचा जाए तो इस फाइट को देखकर मजा भी आता है, लेकिन एमसीयू जो कि एक काफी वेल रिटन सिनेमैटिक यूनिवर्स है, उस पर्सपेक्टिव से सोचने पर ये काफी बचकानी चीज लगती है। खुद सोचो एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास एमसीयू के मोस्ट ऑफ द सुपर पावर्ड बीइंग्स की सुपर पावर्स एक साथ हो, हल्क की स्ट्रेंथ, थॉर की ड्यूरेबिलिटी और लॉन्जेविटी, कैप्टन मार्वल की कॉस्मिक पावर्स, और ये तो बस कुछ ही एग्जांपल्स हैं। फ्यूचर में इतने ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर के सामने खड़ा होने के लिए हमें एटलीस्ट 3-4 हल्क और 3-4 थॉर्स एक साथ लगेंगे। गाया लिटरली अपनी पावर्स के साथ करंटली एमसीयू की मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बन चुकी है और उसके हाथ में ऐसी पावर्स दी खुद निक फ्यूरी ने, जिसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो खुद अपनी बीवी पर भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं करता। सीधे शब्दों में लेजी राइटिंग नहीं तो क्या है। ग्रवीक सीरीज की शुरुआत से ही कोल्ड ब्लडेड रहा है और वो पहले लोगों को मारता है बाद में बात करता है, बट यहाँ वो निक फ्यूरी बनी गाया को कैजुअली अपने सुपर स्क्रल ट्रांसफॉर्मेशन के बीच आने देता है, जो कि सीधा ये बताता है कि शो की राइटिंग कितनी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। एक तरफ वो ग्रवीक जो कि टेलोस, मारिया हिल, इवन गाया को मारने में एक सेकंड नहीं लगाता, वही सेम बंदा निक फ्यूरी के साथ बहस में पड़ जाता है और उसे मारता भी नहीं है। वही ग्रवीक जो इजीली निक फ्यूरी को कईयों बार आउटस्मार्ट कर चुका था, उसे सोनिया फ्लैशवर्थ, गाया और निक फ्यूरी मिलकर आसानी से चूतिया बना देते हैं, बल्कि हम ऑडियंस को भी। निक फ्यूरी का मेन मिशन था अर्थ पर हो रहे स्क्रल इन्वेजन को रोकना, जिसकी कोशिश उसने पूरी सीरीज में की, लेकिन इसके एंड में सिर्फ एक ग्रवीक के मरने के बाद निक फ्यूरी चले गए आउटर स्पेस में छुट्टियां मनाने, ये जानते हुए कि स्क्रल काउंसिल और 1 मिलियन स्क्रल्स अभी इंसानों के बीच में है। कहीं से भी निक फ्यूरी के अर्थ पर आने को जस्टिफाई नहीं करता। क्या निक फ्यूरी सिर्फ ग्रवीक को रोकने वापस आए थे, और क्या बाकी बुरे स्क्रल्स से अर्थ और इंसानों को कोई खतरा नहीं? निक फ्यूरी के ये सारे एक्शंस उनकी खुद की पर्सनैलिटी पर सवाल उठाते हैं। वही निक फ्यूरी जो कि अर्ली 90s से ही तैयारी कर रहा था एलियंस से निपटने की, जिसने एवेंजर्स की टीम बनाई, कईयों बार इनोसेंट लोगों को बचाया खुद की जान पे खेलकर, कैसे वो इतना इग्नोरेंट हो सकता है कि अर्थ पर अब जब सभी को स्क्रल्स की एग्जिस्टेंस के बारे में पता है और अब जब स्क्रल्स सबसे ज्यादा खतरनाक है, तभी वो इन सबसे पीछे छुड़ाकर वापस चला गया स्पेस में। मार्वल ने सिर्फ एक मिनी सीरीज में, जैसे हार्डली कट्टर फैंस के अलावा किसी ने भी देखा होगा, उसमें गाया जैसी कैरेक्टर को इतनी सारी पावर्स दे दी, वो भी काफी अनजस्टिफाइड तरीके से। अब जब फ्यूचर में कैरेक्टर कैंग या दूसरे बड़े विलन से भिड़ने आएगी, तब ये कहीं से भी सेंस नहीं बनाएगा कि एक इतने छोटे
छोटे कैरेक्टर को आउट ऑफ नोवेयर आपने इतना पावरफुल बना दिया, जबकि थॉर और हल्क जैसे कैरेक्टर्स को आप लिटरली एक मजाक बना चुके हो। इवन कैजुअल फैंस तो इस कैरेक्टर को पहचानेंगे भी नहीं। गाया एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि ना कैप्टन अमेरिका जैसी सिद्धांतवादी है और ना टोनी जैसे खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए एवर रेडी रहती है, लेकिन स्टिल निक फ्यूरी ने सिर्फ ट्रस्ट और टेलॉस से उसकी दोस्ती के चलते गाया के हाथों में पावर्स दी। अब इसे नेपोटिज्म का प्राइम एग्जांपल कहूं या टट्टी राइटिंग। गाया के पास ऐसी पावर्स का नतीजा है मार्वल की रिसेंट में ही काफी गड़बड़ राइटिंग। इसी राइटिंग ने पहले एंटमैन क्वांटमेनिया में कैसी लैंग से क्वांटम सैटेलाइट बनवा के उसे टोनी स्टार्क लेवल जीनियस बना दिया था काफी सस्ते में, और अब सीक्रेट इन्वेजन ने हमें दिया एक सुपरमैन जितना पावरफुल कैरेक्टर जो कि अब सोनिया फ्लैशवर्थ के साथ काम करेगी। थ्रू आउट द सीरीज रोडी ये कैरेक्टर के अराउंड काफी सारी मिस्ट्रीज बनी हुई थी और फिनाले एंडिंग में हमें पता चला कि रोडी काफी समय से स्क्रल्स के कब्जे में था। अब मैं पर्सनली इस थ्योरी को नहीं मानता कि रोडी एंड गेम के टाइम से स्क्रल था, क्योंकि फिर एंड गेम के इस सीन का कोई भी सेंस नहीं बनेगा। अगर रोडी एंड गेम के टाइम से स्क्रल था देन उसे कोई जरूरत नहीं थी टोनी से इतनी सिंपैथी रखने की और उसके लिए इतना इमोशनल होने की, और अगर ऐसा फ्यूचर में होता है देन कहीं ना कहीं एंड गेम की इस एंडिंग को डैमेज करने वाला है। बट एट द सेम टाइम इससे बड़े शौक की बात भी कोई नहीं हुई कि रोडी एक स्क्रल होते हुए भी इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा था कि एवेंजर्स के साथ साथ उसने ऑडियंस का भी चूतिया काट दिया। नीचे तुम भी कमेंट करो कि तुम्हें क्या लगता है रोडी कब से स्क्रल था। मेरे हिसाब से मैं मार्वल की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करना चाहिए या फिर आर्मर वॉर्स में तो सब कुछ पता चल ही जाएगा। गाया का ओवर पावर्ड होना और रोडी के किडनैप होने के साथ साथ काफी शॉकिंग मूवमेंट एपिसोड 6 से था जब यूएस प्रेसिडेंट रिचसन ने पूरी दुनिया के सामने स्क्रल्स को एक्सपोज कर दिया, जिसका आफ्टर मैथ भी अपन को तुरंत देखने को मिला, जहां लोग स्क्रल्स के साथ साथ इनोसेंट लोगों को भी स्क्रल्स समझ के मारने लगे और पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर केओस फैला। अब भले ही रिचसन के इस मूव से स्क्रल्स एक्सपोज तो हो गए हो, बट ऑलरेडी जिन स्क्रल्स ने सिस्टम में अपनी जगह बना ली और बड़ी पोजीशन पर है उनका क्या। इवन रिचसन के इस मूव से एग्जिस्टिंग स्क्रल्स अब और ज्यादा अग्रेसिव रहेंगे ह्यूमंस के अगेंस्ट, और अब ये एक ऑल आउट वॉर बनेगा ह्यूमैनिटी वर्सेस स्क्रल्स का। सीरीज ने एंडिंग भले ही क्लिफ हैंगर पर छोड़ दी हो, लेकिन इसका आउटकम देखने में काफी मजा आने वाला है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होगा इसी साल आ रही द मार्वल से और फ्यूचर में वॉर मशीन स्टैंड अलोन आर्मर वॉर्स से भी। तो जैसा मैं हमेशा से कहता आया हूँ, हर एक मार्वल प्रोजेक्ट काफी सवाल छोड़ जाता है। सीक्रेट इन्वेजन ने भी वही किया। इसकी राइटिंग की वजह से इसकी एंडिंग एक्चुअली काफी मेस्ड अप हो गई और जितना आप इसके बारे में सोचोगे उतना ज्यादा बुरा फील होता है। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं सीक्रेट इन्वेजन सीरीज पर नीचे कमेंट करो। इंडियन नट्स को इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करो और सीक्रेट इन्वेजन से रिलेटेड बाकी वीडियोस को भी चेकआउट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर कर देना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।